वेलकम बैक। सॉल्व करते हैं पेज नंबर 102 के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमने चेक किया था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, देखिए आप रेट ऑफ एनीथिंग कह रहे हैं, जैसे आया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम है इसलिए रेट ऑफ चेंज आ रहा है। रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज होने का रेट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सो आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो बट व्हाट इज वेलोसिटी? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था कि इनका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम and here speed is equals to displacement upon time। अब आप स्पीड को भी बहुत जगह v से ही डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को भी v से डिनोट करेंगे, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो स्पीड है या वेलोसिटी। अगर आप कहेंगे कि वो स्पीड है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इधर इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन आप पूरा लिखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब याद करिए, हमने जब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि हर वो चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है ना? या तो स्केलर होगी या वेक्टर, है ना? तब मैंने आपको ये बताया था कि हम फिजिक्स में जिस भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम किसे कैलकुलेट कर रहे हैं? स्पीड को या फिर वेलोसिटी को। तो ये स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली क्या है? यह है फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। हर फिजिकल क्वांटिटी में हम इस बात को जरूर डिस्कस करेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। जैसे मास, मास को हम गिन सकते हैं। जी हाँ, कितना किलो है? 20 kg है, 50 kg है, 100 kg है। तो मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए जो मास है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी हुआ तो हमें ये बताना पड़ेगा कि स्केलर है या वेक्टर है। ये हर एक के केस में हमको बताना पड़ेगा। तो हमने मास के बारे में चेक किया कि क्या मास के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर। ठीक है, हाँ है, 20 kg हो सकता है, 50 kg हो सकता है। ये 20 और 50 क्या है? ये एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब रही बात डायरेक्शन की, जैसे यहां लिखा हुआ है कि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, जैसे मास के पास था एक नंबर, वो तो वेलोसिटी के पास भी है। पर अब बात आती है ये डायरेक्शन की। सो मेनी स्टूडेंट्स स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट। तो ये डायरेक्शन पहली बात तो कौन बताएगा? माइनस या प्लस। ठीक है, अब डायरेक्शन इनमें होती नहीं है,
तो इनमें माइनस और प्लस का हिसाब ही नहीं, क्योंकि ये सब फिर पूरे प्लस रहेंगे। सारे स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। अब यहां पर डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को बताने के लिए हम प्लस या माइनस साइन का यूज करते हैं, या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फोर्स देखिए, अब एक टेबल है हमारे पास में, दिखा टेबल है ना, आपको देखना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब ये टेबल है, इस टेबल को मैं उधर धक्का मार रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन्स का, और इधर से एक और आदमी इधर धक्का मार रहा है, ठीक है, वो भी 10 न्यूटन्स का धक्का मार रहा है। तो हम मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स को, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, हम +10 मानेंगे, और उधर से जो आदमी इस डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है मेरे अपोजिट में, उसे हम -10 न्यूटन मानेंगे, ठीक है। अब टेबल हलेगा नहीं, आपको भी पता है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे, तो हम करते क्या है, एक बॉडी के ऊपर में हमको नेट फोर्स निकालना है, तो इस बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं सबको प्लस कर दो, +10 प्लस -10, है ना, ऐसा होगा, +10 प्लस -10, ये वाला प्लस, और प्लस करना है इस वाले का -10, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ है। अब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो ये भी वेक्टर हो सकता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मास में है क्या, कि आप इधर से तोलेंगे तो 50 होगा और इधर से तोलेंगे तो -50, नहीं। तो मास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, हम टाइम ट्रेवल भी नहीं करते हैं। तो टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड्स। तो आपने कभी ऐसा सुना होगा कि -30 सेकेंड्स, सुना होगा जब समय बचा हुआ होगा, पर हम पीछे नहीं जा सकते। तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस पे आते हैं। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। हमारी गाड़ियों के जो ओडोमीटर होते हैं, ओडोमीटर मतलब जहां पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो गाड़ी में ऐसा होता है क्या कि आप ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर वापस ये डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वापस से उल्टा होके वो 0 हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो डिस्टेंस में आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए वो ऐड ही करेगा, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं पिछले एपिसोड्स में, उसमें आपने चेक किया कि अगर हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे थे तो हम प्लस में ले रहे थे, अदरवाइज माइनस। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब किसी के फॉर्मूले में डिस्टेंस आया तो वो भी स्केलर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फॉर नाउ आप ऐसे समझ के रखिए, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वो वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड के फॉर्मूले में आ रहा है ना, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। सो गाइस, these are the differences between velocity and speed. Okay, so you can also write कि भाई स्पीड सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। ये हमने स्केलर और वेक्टर में भी लिखा हुआ है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So the second question is, under what conditions is the magnitude of average velocity
and average velocity of an object and average speed is equal. Okay, you can read the question. So हमें ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ऑब्जेक्ट की किन कंडीशंस में इक्वल होती है. तो हम पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, तो पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. ओके, ऑन द अदर हैंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो अब आप मुझे बताइए, जब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इक्वल होगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि भाई इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं ए पॉइंट से निकला और बी पॉइंट पे गया तो यही मेरा डिस्टेंस हुआ और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. टाइम तो दोनों के लिए सेम ही यूज करूंगा मैं, पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, देयरफॉर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल. जी हाँ, पर अगर इसकी जगह पर मैं अब ए से बी जाता हूं और बी से वापस ए पे आ जाता हूं, मतलब ए से बी गया और बी से ए गया, है ना, तो मैं देखूंगा कि डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, एक बार जाने का और एक बार आने का. अगर जाने का x है तो आने जाने का 2x हो जाएगा डिस्टेंस. पर डिस्प्लेसमेंट मैं जहां से शुरू किया था वही वापस आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस चेक करें. अब पर हमारा इनिशियल और फाइनल सेम है, इसलिए कुछ जीरो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, जीरो. और अब मैं टोटल डिस्टेंस का वैल्यू 2x रखूंगा, समय उतना ही, और डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो पुट करूंगा, समय उतना ही. तो ये दोनों सेम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब हमारा टोटल डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन ओके यू विल राइट द आंसर एज आई एम सेइंग. अब से मैं जो कह रहा हूं वो आपका आंसर होगा बेटा. ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा कि द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, while the average velocity is the ratio of total displacement upon total time. And when the total distance becomes equal to total displacement, then the magnitude of average speed and average velocity becomes equal. Okay, that's it. Question number 3. Question number 3 क्या है आपने पढ़ा? What does the odometer of an automobile measure? तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करता तो डेली जीरो बताता, क्योंकि हम घर से निकलते हैं और वापस घर पे ही आ जाते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया. तो डेली क्या हमारा मीटर जीरो बताता है क्या? क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. अभी जाके चेक करो, ठीक है, तो आपको वहां कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा और वो नंबर हमेशा बढ़ा हुआ होता है. ठीक है, मतलब आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए ऐड ही कर रहा है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस है. सो द ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल. क्वेश्चन नंबर 4. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द
path look like when an object is in uniform motion. क्या क्वेश्चन है ये, है ना? मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है, पर आपको ये समझना है कि आपको ये बताना है ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ कैसा बनता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे। तो मोशन का डेफिनेशन क्या है कि भाई पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम यहां लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इन किलोमीटर्स में, और उस समय टाइम क्या हो रहा था, ठीक है। तो हमने कहा भाई जब 12 बज रहे थे तब उसने शुरू किया, एक भी डिस्टेंस नहीं चला। फिर जब 12:30 हो गए थे तब तक वो 10 किलोमीटर चल चुका था, ठीक है। फिर जब 1 बज रहे थे तब वो 20 किलोमीटर चल चुका था। फिर जब 1:30 बजे तब वो 30 किलोमीटर, और फिर जब 2 बजे तब हमारे भैया पहुंच गए थे 40 किलोमीटर पे। इसका ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस पे टाइम लेंगे और एक एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आपको चेक करना है, आप किसी को भी टाइम ले सकते हो, किसी को भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए। फिर आगे जब आप 11th और 12th में जाओगे तब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं y को टाइम लूं या y को डिस्टेंस लूं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए आप कोई भी एक्सिस को टाइम और डिस्टेंस मान सकते हैं। जैसे मैं x को टाइम मानता हूं, तो मैं मान लेता हूं ये 12 बजे, ये 12:30, फिर ये 1 बजा, और ये 1:30 बजा, और ये 2 बजा, ठीक है। मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है, और मैंने ये माना कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो अब 12 बजे कहां पर थे, 0, मतलब शुरू ही नहीं किया था उन्होंने। 12:30 बजे कहां पर थे, 10 पे, मतलब ये 12:30 बजे और ये, ठीक है। फिर 1 बजे कहां थे, 20 पे, तो 1 बजे 20 पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर 1:30 बजे कहां पर थे, 30 पे, 1:30 बजे थे 30 पे, मतलब ये वाला। तो आप देखेंगे कि ऐसी सीधी लाइन आपको मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी आपको, स्ट्रेट, ठीक है। तो अब हमें कैसा पाथ मिला, पाथ इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए हर आधे घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। मुझे बताइए 1:30 से 2 के बीच में कितना चला। तो जब 1:30 बज रहा था तब 30 किलोमीटर चल चुका था, और जब 2 बजा तब 40 किलोमीटर चल लिया, मतलब 1:30 से 2 के बीच में 10 किलोमीटर चल लिया, 40 - 30। तो ऐसे हर आधे घंटे के स्लॉट में हमारे भैया 10 किलोमीटर कवर किए हैं, और उसका हमने ग्राफ बनाया तो हमें कैसा मिला, मोशन इन ए स्ट्रेट line. So guys, the answer to this question is the path of an object in uniform motion will be a straight line. Question number 5. Guys, आप लोगों को काम करना है कंसेप्ट पे, आप लोगों को काम करना है समझ पे, ठीक है। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को रट नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक्स पता है, अगर आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फिर आपको अगर स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। तो आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोगों को समझना है, और हम इसी समझ से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपके पास बुक्स अभी ओपन है, जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख नहीं रहा हूं। पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम पढ़ जरूर सकते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम
a spaceship reached the ground station in 5 minutes. ध्यान देने वाली बात है 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? मतलब ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना रहा होगा. ठीक है. द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, सो स्पीड ऑफ सिग्नल हमें गिवन है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड 5 मिनट इज द टाइम कि कितने समय में स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक वो सिग्नल पहुंचा. तो टाइम टेकन बाय सिग्नल विल बी 5 मिनट्स. अब टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड. हम जितने भी बार फिजिक्स में आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग समय को सेकेंड्स में लिया करेंगे. तो चलिए इसे पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. So 5 minutes is equals to 300 seconds. पूरा लिखे या सिर्फ S लिखे. ठीक है. अब क्या हो रहा है, हमें क्या फाइंड करना है. वापस से पढ़ते हैं. What was the distance of the spaceship from the ground station? तो ये कह रहा है कि भाई कितना डिस्टेंस रहा होगा. अब आपको स्पीड गिवन है, आपको टाइम गिवन है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है. सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू distance traveled upon time. So we will get speed कितना है भाई, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको निकालना है, जिसे मैं डिस्टेंस ही लिखता हूं, और टाइम क्या हो जाएगा 300 सेकेंड्स. अब आप 300 को मूव नहीं करेंगे, आप 300 सेकेंड्स को ऊपर मूव करेंगे. तो आपको मिलेगा इसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस तो यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा. अच्छा ऐसा ना लिखे तो और थोड़ा, आई होप आपने पहले का लिख लिया है. अब देखिए ये हमें मिला, गिवन था हमें टाइम और स्पीड. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे. ये मैथमेटिक्स है बेटा. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए. इसे हम यहीं पे यहीं लिखते हैं 3 into 10 to the power 8. ठीक है. और ये ऊपर आ जाएगा into 300. अब इनका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड भी ऊपर आया है. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. ओके. देखिए ऐसा यूनिट भी हमें यहीं से पता चल जाएगा. हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस. तो आंसर क्या में आना चाहिए, मीटर में. देखिए सेकेंड्स और सेकेंड्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, मीटर. अब हम इसे इस तरफ लिखते हैं और इसे इस तरफ लिखते हैं, तो हमें मिलेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 into 300 को मैं 3 into 100 भी लिख सकता हूँ, और बचा हुआ है सिर्फ मीटर, है ना. और 3 into 3 9 into 10 to the power 8, और इसे मैं 10 to the power 2 भी लिख सकता हूं. और मुझे बताइए जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9 into 10 to the power 10 meters. This is the final answer, guys. I hope it is quite easy to understand. Take care, guys. See you on the other side.